ये बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली है ना, जो क्लास तब होती है जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो और ये पंखे बहुत शोर मचाते हैं। तो एक बार मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो पेज नंबर 1.11 पे दे रखे थे, जिसमें पहला था द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऑफर करने वाले को प्रोमिसर या ऑफरर बोलते हैं। देन वैलिड ऑफर के लिए विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना जरूरी है, और ये एक्सप्रेस करना कैसे हो सकता है? बाई वर्ड्स और बाई एक्शंस, ठीक है ना। हाँ, और फिर ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अगर आपको टू डू का दिया गया है ऑफर तो पॉजिटिव, और नॉट टू डू का ऑफर है तो नेगेटिव। और विलिंगनेस जो है, जो एक्सप्रेस की जाती है किसी एक अनदर पर्सन के सामने की जाती है जिससे हम एसेंट लेना चाहते हैं। देन इसके बाद पेज नंबर 1.12 पे क्लासिफिकेशन था, जिसमें जनरल ऑफर, जो ऐसा ऑफर जो पब्लिक को दिया जाता है, और इसी में एक स्टोरी थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की। इसकी स्टोरी के लिए मेडिसिन, इन्फ्लुएंजा, प्राइज, ये 2-3 कीवर्ड्स बना करके याद रख लेना, तो एकदम से क्लिक कर जाएगा कि इस स्टोरी में था क्या, ठीक है ना। और इसी से जुड़ा दूसरा केस दे रखा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसमें नेफ्यू, मिसिंग, प्राइज, इस टाइप से डाल देना, ठीक है ना। स्पेशल ऑफर यानी कि एक पर्टिकुलर ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया था। बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस की स्टोरी जो मैंने तुम्हें स्टूडेंट प्राइड से कनेक्ट करके बनाई थी, इसमें भी क्या था, एक फर्म थी, उस फर्म को बेच दिया गया था और नए पर्सन ने फर्म एक्सेप्ट मतलब परचेज कर ली थी। तो पुराना कोई बायर, उसने फर्म को ऑफर भेजा, क्या सोचते हुए? पुराने ओनर को सोचते हुए, ठीक है। तो नए वाले को क्या करना चाहिए था? उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि भाई आपने जो ऑफर भेजा है जिस फर्म को, उस फर्म के प्रोप्राइटर अब बदल गए हैं, अगर आपको डील करनी है तो आप बताओ। उसने ऐसा ना करके डायरेक्ट ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया था, और बाद में मैटर जब कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि पेमेंट देने से उसने डिनाई कर दिया बायर ने, जब उसे बाद में पता चला कि ये तो वो पर्सन है ही नहीं जो जिसके साथ हमने डील की थी। एक मिनट, ऑफिस में, हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, आ जाओ, मैं गेट पे बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है ना। तो बायर ने मतलब ऐसा ऐसा समझो कि एक्स नाम का जो ये पर्सन है, उसने एबीसी फर्म को ऑफर भेजा। एबीसी फर्म जिसका ओनर पहले एम हुआ करता था, तो हो सकता है इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन में इसका पेमेंट बाकी था, ठीक है ना। अब एबीसी फर्म एम ने क्या करा, एन को बेच दी। तो इसने ऑफर किसको भेजा है, क्या सोचते हुए कि मैं एबीसी फर्म के जिसका ओनर एम है उससे डील कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाद में पेमेंट एडजस्ट करा लूंगा। लेकिन प्रोप्राइटर बदल गया था, तो इसके पास ऑफर पहुंचा, इसको क्या करना था, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना था। इसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की और ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की। इसने गुड्स भेज दिया, इसने एक्सेप्ट किया। जब गुड्स का बिल पहुंचता है इसके पास, बिल पे सिग्नेचर देख करके ये इसे डाउट होता है कि भाई सिग्नेचर तो किसी और के हैं। तब इसने मतलब इंक्वायरी की, तो पता चला कि एम नहीं, अब तो एन है। इसने एन से कहा मैं पेमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ डील तो की ही नहीं। इसका कहना था कि आपने कंपनी के नाम डील की थी और कंपनी का प्रोप्राइटर मैं हूं, तो मेरे साथ डील हो गई। मैटर कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि इस पर्सन ने किसको ऑफर दिया था, एम को, ना कि एन को।
अगर ये कंपनी होती, जो रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें, तो एक सिचुएशन दूसरी होती। ये फर्म थी, तो इसमें फर्म के मेंबर्स की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है। फर्म की आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना उसके मेंबर्स। तो इसलिए यहाँ पर जिस पर्सन को ऑफर दिया गया था उसने एक्सेप्ट ना करके किसी और ने एक्सेप्ट किया, तो हो सकता है। सोचो, तुम अगर यहीं पे कोचिंग पे आते, गौरव सर से पूछ रहे हो कि सर क्या सीए फाउंडेशन पढ़ा दोगे, सर कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन जो पियोन है जो वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था बोला हाँ पढ़ा देंगे, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर पढ़ लेना उसी से ठीक है ना। तो इसलिए जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है, ठीक है, वही एक्सेप्ट करे। तो स्पेसिफिक पर्सन का मतलब, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन, ये एम था ना कि एन। तो गलती एन की थी क्योंकि उसने बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर लिया जब उसको ऑफर दिया ही नहीं गया था। ठीक है ना, क्लियर है। देन क्रॉस ऑफर, अभी बात करी कि दो लोग अननोइंगली सेम ऑफर, बाई चांस सेम ऑफर एक दूसरे को देते हैं, एक का ऑफर दूसरे को की नॉलेज में आ जाता तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करता, ना कि ऑफर करता। लेकिन यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं, बट चांस की बात है कि दोनों एक जैसा ऑफर एक दूसरे को ही करते हैं, जैसे क्रॉस ऑफर बोलते हैं। और काउंटर ऑफर में क्या था कि एक का ऑफर दूसरे को मिला, उसने यस बोल के एक्सेप्ट करना था, उसने यस ना बोल करके उसमें कुछ चीज़ें ऐड और कर दी। जैसे अभी दिव्यांश ने बताया कि इन्होंने मेरे को कहा कि सर आप क्या अपनी गाड़ी 2 लाख में बेचोगे, तो मुझे हाँ बोलना था या ना बोलना था। मैं हाँ बोलता एक्सेप्ट हो जाता, मैंने कहा हाँ बेचूंगा तो, लेकिन मुझे 2,50,000 रुपये चाहिए। तो मैंने एक्सेप्ट ना करके क्या करा, काउंटर ऑफर कर दिया। तो अब तक पहले ये ऑफरर थे, मैं ऑफरी, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस में मॉडिफिकेशन भी डाल दी तो ये काउंटर ऑफर बन गया और अब मैं ऑफरर हो गया, ये ऑफरी हो गए और इनका वाला जो ऑफर था पहला वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। देन स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर की कंसेप्ट ये थी कि जब भी ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ओपन रहे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है और इतना लंबा टाइम है, इस लंबे टाइम में आप कभी भी एक्सेप्ट कर लो, तो इसे हम कंटिन्यूइंग या स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। ठीक है। ये जो इससे पहले एसेंशियल्स थे मैंने बोला था, ये सेक्शन बेस्ड एनालिसिस था। अब सेक्शन के साथ साथ एक पूरा एनालिसिस है, जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेक्शन में डिस्क्लोज नहीं किए गए, बट पूरा जो ऑफर से रिलेटेड सारी चीज़ों को एनालाइज करके निकाले गए। तो सबसे पहला पॉइंट था, हम इसमें उन ऑफर्स की बात करते हैं जो लीगल रिलेशन वाले हैं। बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस मैंने तुम्हें बताया था, याद है, हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर था, तो वो फैमिली मैटर था, इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। ठीक है। लीगल रिलेशन का मतलब आप कमर्शियल बिजनेस या प्रॉपर्टी सेल परचेज जैसे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो। देन इसमें आपको डेफिनेट सर्टेनिटी मतलब डेवलप करनी पड़ेगी। आप यूजलेस ऑफर्स की बात ना करो कि कोई आकर के आपसे कहे कि हम आपको सीए बना देंगे मैजिक से, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये वेग ऑफर है, यूजलेस ऑफर्स हैं। सर्टेनिटी हो, थिंग्स डिफाइंड हो। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफरी को नॉलेज भी होनी चाहिए। लालमन शुक्ला का केस था। अब थोड़ा सा इसको अगर अपनी लैंग्वेज में बोलो कि अगर मान लो इशिका मॉर्निंग वॉक को निकली और मॉर्निंग वॉक को निकली और इसके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो ये बचने के लिए दौड़ने लगी, लेकिन कुत्ता भी दौड़ने लगा। अब ये दौड़ते दौड़ते इसने देखा आगे रामगंगा है, तो ये रामगंगा में रिवर में इसने जंप मारी, जंप मार करके स्विम करके क्रॉस कर गई। जब ये क्रॉस कर गई तो कुत्ता तो बेचारा पीछे चला गया, लेकिन उसी समय उसने देखा कि वहाँ पर एक मतलब बोर्ड लगा हुआ था कि उसमें ये मैसेज था कि जो सबसे कम टाइम में रामगंगा रिवर को क्रॉस करेगा उसे 5 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा। अब इसने अपना टाइम देखा मॉर्निंग, क्योंकि लोग घड़ी आजकल पहनते ही ना, अपने स्टेप्स तक काउंट करते हैं, तो इसने देखा वहाँ पर दे रखा था 1.5 मिनट, और इसने देखा तो बोले कि ये मैंने तो 58 सेकेंड्स में ही क्रॉस कर लिया। वो जाके बोलती है कि लाओ भाई 5 लाख रुपए मुझे दो, आप अपने कैमरा चेक कर लो, मैं कूदी हूँ और क्रॉस किया है और टाइम कैलकुलेट कर लो तो मिलेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमने काम तो कर दिया, लेकिन काम तब किया जिसके ऑफर के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है ना। देन इसमें लालमन शुक्ला वाला केस रिपीट ही किया हुआ है।
देन इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। मैंने भी बोला था कि हम ऑफर किसी को क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही होती है कि वो एसेंट दे। इट मे बी कंडीशनल, ऑफर के साथ कंडीशन हो सकता है। मैंने गन का एग्जांपल दिया था कि गन सेलर आपको कहता है कि ठीक है हम आपको ऑफर करते हैं, गन बेच देंगे, बट आप लाइसेंस लेके आओ तभी हम आपको ऑफर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। फिर ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बता दिया था मैंने कि नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है रिमेनिंग साइलेंट, या कोई रिएक्ट ना करना। तो अगर आप रिएक्ट नहीं करते, किसी ने आपको ऑफर दिया और आपने रिएक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब रिजेक्शन है। ठीक है। और आप ये अपने ऑफर में अगर ये डायलॉग डाल दोगे कि आपका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस कंसीडर कर लिया जाएगा, तो आपका ऑफर ही इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैंने तुम्हें एक केस बताया था फेल्डहाउस वर्सेस बेंडले का, जिसमें चाचा और भतीजे की स्टोरी थी घोड़े वाली। ठीक है, याद है सबको। देन इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट था कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट, इसको मैं भी बता रहा हूँ। और ऑफर में भी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ठीक है ना, कि ऑफर स्टेटमेंट वो बोल के भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट था इसमें कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, यानी प्राइस का स्टेटमेंट लगा देना। अब फटाफट देखो, वेब्स में जो मॉल है गए होगे, विशाल मेगा मार्ट तो एटलीस्ट गए होगे। तो विशाल मेगा मार्ट का क्या तरीका है कि आप वहाँ पर जाते हो, रैक्स रखी हुई हैं, रैक्स पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और प्राइस टैग लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो क्या प्राइस टैग लगा करके रैक पे सामान सजा देना ऑफर है? ठीक है। पिक्चर चेंज कर दो। आप मार्केट में निकल रहे हो, टी शर्ट्स टंगी हुई हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट टंगी हुई हैं और उस पर लिखा भी हुआ है 200 रुपये, इन्हें प्राइस भी उन्होंने कागज़ को स्टेपल करके लगा रखा है। क्या ये ऑफर है? ठीक है। सूट्स टंगे होते हैं, उस पर भी प्राइस टैग लगा करके, डमी को पहना करके प्राइस टैग लगा देते हैं। क्या ये ऑफर है? तो ऑफर नहीं है। क्यों नहीं है? ये केवल प्राइस टैग लगा करके क्या है कि जो मूव कर रही है पब्लिक उस रोड पे, उसको अट्रैक्ट करना। भाई हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी दुकान है, हम एकदम से नहीं घुसेंगे, लेकिन हमने देखा बाहर टी शर्ट पे लिखा हुआ था 150 रुपये और टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी और हमें मतलब परचेजिंग करनी है, तो हम एंट्री करेंगे, डेफिनेटली एंट्री करेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट बड़े सस्ते दिख रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर अंदर पहुँचे, हमने कहा ये वाली टी शर्ट दिखाओ, वो क्या बोलता है, बोले ये तो डमी प्रोडक्ट है, बोले हमें दूसरा दिखाओ, बोले नहीं है। तो क्या हम उससे लड़ सकते हैं? बोले नहीं, आपने डमी प्रोडक्ट पे जो दिखा रखा है वो लोगों वो ऑफर है, आप एक तरीके से जनरल ऑफर दे रहे हो और हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमें तो अब टी शर्ट चाहिए। ठीक है ना। ऐसे नहीं था। इसलिए प्राइस का स्टेटमेंट, प्राइस टैग, जैसे होटल में एंटर करते हो तो जैसे एंटर करते हो, जिस टेबल पे बैठते हो उस टेबल पे ऑलरेडी एक कार्ड पड़ा होता है जिसका नाम मीनू होता है। ठीक है ना। तो उस मीनू के पास सारे प्राइसेस की लिस्ट होती है। बोले आप कढ़ाई पकौड़ा खाओगे तो, ब्रेड पकौड़ा खाओगे तो, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, जो भी, मतलब वो क्या है, प्राइस का स्टेटमेंट। और आपने ऑर्डर दे दिया, उसने क्या कहा, बोले नहीं है, किचन बंद। क्या आप लड़ जाओगे? बोले कि हमने आपका दरवाज़ा खुला था, दैट वाज इनडायरेक्ट ऑफर, टेबल पे बैठ गए, आप मेनू कार्ड भी रखा हुआ है, तो वो भी इनडायरेक्ट ऑफर है, तो अब तो हमारे को खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये प्राइस टैग लोगों को, क्योंकि आप होटल में भी एंटर करते हो और जैसे देखते हो मेनू कार्ड और देखते हो कि उसमें ब्रेड पकौड़ा 5000 रुपये का, तो मुझे लगता है क्या करोगे, क्या करोगे? चुपचाप खिसक जाओगे। सिंपल सी बात है। भाई हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी तो, और अगर हम ज़्यादा बड़े 30 मार खा टाइप का बनने की कोशिश करेंगे क्योंकि किसी को साथ में लेके गए थे, अब बेइज्जती खराब हो जाएगी ना, तो 5000 रुपये खर्च करके भी आ सकते हो। तो दैट डिपेंड्स, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन क्या है कि उस प्राइस का जो स्टेटमेंट वाली जो लिस्ट है, जिसे हम मीनू बोलते हैं, वो केवल इन्विटेशन है। ठीक है ना, कि वो आप देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप ऑफर करो। ऑफर कैसे करोगे? उस वेटर को कॉल करोगे, वेटर को आप लिखवाओगे,
अगर वो लिख लेता है तो फिर एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना। इसका मतलब किचन में सामान है, और अगर आप बोल रहे हो, आपने कोई प्रोडक्ट बोला, उसने कहा कि नहीं ये किचन में ये तो नहीं मिल पाएगा, तो इसका मतलब उसने आपके उस पॉइंट के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर है ना। तो मॉल में हो सामान टंगा रखा हुआ रैक्स पे और प्राइस के साथ हो, वो कोई ऑफर नहीं है। ऑफर कब होगा? जब आप उस सामान को पिक करके अपने जो ट्रॉली है या बैग जो भी है उसमें आप रखोगे, उसको ले करके काउंटर पर जाओगे, नाउ यू आर मेकिंग एन ऑफर। ठीक है ना, कि हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और हम इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं और पे करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो काउंटर पे, जो कैश काउंटर पे जो पर्सन खड़ा होता है वो क्या करता है, एक मशीन से बार कोड रीड करता है, और जिन जिन की रीडिंग होती है वो सब एक्सेप्ट होते चले जाते हैं। एक प्रोडक्ट आता है जिस पे बार कोड रीड नहीं हुआ या बार कोड का स्टिकर गायब है, वो क्या करता है, उसको साइड कर देता है, बोले ये नहीं मिल पाएगा, या तो आप दूसरा प्रोडक्ट लेके आओ, क्योंकि उसने उसको क्या करा, उस पॉइंट को, प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो ऑफर आप कर रहे हो, और जिस जिस प्रोडक्ट को उसने अलाउ कर दिया उनके लिए एक्सेप्टेंस होती जाती है, और फिर उसके बाद अगर वो मना करता है तो आप लड़ सकते हो। ठीक है ना। तो केवल प्राइस टैग लगा देने से ऑफर नहीं बनता। तो ये पॉइंट नंबर तुम्हारा जो 1.1 पे दे रखा था ना, कि एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, और इसी में नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स doesn't constitute an offer for sale of certain goods on the listed price, it is an invitation to offer। याद रहेगा सबको। ठीक है, ऊपर की लाइन अगर हम बात करें तो an offer is definite and capable of covering an intention into a contract। ठीक है ना, कि ऑफर जो होता है डेफिनेट होता है और उसमें कैपेबिलिटी की बात भी होती है कि वी आर गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। Whereas invitation to an offer is only a circulation of an offer, केवल एक सर्कुलेशन होता है, and it is an attempt to induce यानी इनकरेज करना। ये एक ऐसा स्टेप होता है जो इनकरेज करता है किसको, ऑफर्स को, एंड प्रीसीड्स अ डेफिनेट ऑफर, और किसी डेफिनेट ऑफर का एक प्रीसीडेंट, मतलब जो प्रीडिसेसर होता है, यानी प्री थिंग है। ठीक है, तो ऑफर से पहले की एक प्रायर थिंग, उसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, और ये लोगों को इनकरेज करना, अट्रैक्ट करने का एक मीडियम होता है। अब एक फटाफट है, नहीं उसमें बता रहा हूँ, इसको देख लो, इसीलिए मैं अभी एग्जांपल, एक ये टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ पे मतलब एक ऐड निकलता है, ऐड निकला, उस पर मतलब ऑक्शन लिखा हुआ था, ऑक्शन सेल जो भी, और उसमें लिखा हुआ था कि एक पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, दिल्ली में एक पर्टिकुलर प्लेस पे ऑक्शन सेल है इन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और बिडिंग शुरुआत होगी, उसकी भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्स की सेल होगी, ठीक है, लेटेस्ट यानी 2015 और उसके बाद के लेटेस्ट मॉडल्स हैं, उनकी ऑक्शन होनी है, और जो मिनिमम प्राइस जो बिडिंग शुरू होगी वो 50,000 से शुरू होगी। ठीक है, तो कार्स हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देते हैं कि वॉक्सवैगन की गाड़ियां हैं, तो क्या 50,000 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन 50,000 रुपये में कंपनी ऑक्शन करने को तैयार है, मिनिमम प्राइस 50,000 रुपये है, तो लोगों को अट्रैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उस न्यूज़पेपर के इस ऐड को बेंगलोर के एक आदमी ने पढ़ा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कार परचेज करने में, और वो बताई हुई डेट पे उस पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, यानी अपने ऑफिस की छुट्टी लेता है, फ्लाइट से, ट्रेन से, जो भी मीडियम है, बुक करता है, एक दिन पहले पहुंचना है, क्योंकि मॉर्निंग से वो मतलब ऑक्शन शुरू होगी, तो उसको होटल में भी रहना पड़ता है, और जब वो नेक्स्ट डे जब पॉइंट टाइम पे पहुंचता है तो पता चलता है कि द ऑक्शन सेल हैज़ बीन कैंसल्ड, यानी 2 दिन उसे आने में लगे, 2 दिन वापस में भी लगे, यानी 4-5 दिन का उसका प्रोग्राम फेल हो गया। अब वो कोर्ट चला जाता है कि न्यूज़पेपर में ऐड दिया, उस ऐड को पढ़ के मैं यहाँ पर आया, तो वो ऐड जो था दैट वाज एन ऑफर,
और मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं चल पड़ा, और ये रहे होटल के ट्रेवल के सारे बिल वगैरह जो ये शो करता है कि मैंने एक्सेप्ट किया। अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं आता ही नहीं, और मैं आया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। मैंने मीन्स ऑफर एक्सेप्ट हो चुका था, प्रॉमिस बन चुका था, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था क्योंकि कंसिडरेशन की बातें भी थी, लेकिन इन्होंने कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, और मेरा जो नुकसान हुआ वो नुकसान मेरे को दिलवाया जाए। अब तुम होते कंसेप्ट समझ चुके हो, क्या डिसीजन होता? क्या तुम उसको नुकसान जो हुआ उसका पे कराओगे? ठीक है, मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। दूसरा एक और उसी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर, उसका न्यूज़पेपर में एक ऐड है, उसमें भी एक नोटिस टाइप का दे रखा है इसी के नीचे, और उसमें लिखा है कि मेरा पर्स जिसका कलर बता दिया, ठीक है, मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर कहीं खो गया है। ट्रेन से उतरते समय या तो वो ट्रेन में छूट गया या स्टेशन पे छूट गया, जिसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आई कार्ड सारे हैं। ढूंढ के लाने वाले को 5,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, वो जो ट्रेन थी वो बेंगलोर वाली ट्रेन थी, और बेंगलोर के स्टेशन पे जब ट्रेन की सफाई के लिए जब पहुंची तो वहाँ पर जो वर्कर्स होंगे उनको वो बैग मिला, वो बैग लेकर के आ गए। अब उन्होंने जो भी 5,000 रुपये का प्राइस था वो क्लेम किया, पार्टी नहीं देना चाह रही। क्यों? क्योंकि पार्टी कह रही है कि न्यूज़पेपर का जो एड है दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। इसलिए ऑफर जब नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं क्यों पे करूं? बोलो। हाँ चलो, आंसर बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और अगर चेंज करें तो बिल्कुल सही आंसर है। इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें कौन अट्रैक्ट हो रहा है? कोई भी, हिंदुस्तान तो छोड़ो, वर्ल्ड का कोई भी पर्सन जिसको इस ऑक्शन में इंटरेस्ट होगा वो आएगा। और कार अगर 10 हैं तो ऑक्शन में कितने लोग आते हैं देखा ही होगा। अगर वेलकम मूवी देखी होगी पुरानी वाली, तो उसमें अक्षय कुमार पेंटिंग की ऑक्शन कर रहा है, और 4-5 पेंटिंग है लेकिन पूरा पूरा हॉल भरा हुआ है, क्योंकि कार है 50,000 से शुरू हुई। अब एक कार है 50,000 वाली, मान लो पोलो गाड़ी है, तो बिड हुई, एक ने बोला कि 55,000। अब लोगों को दिख रही है गाड़ी कि ये तो बिल्कुल लेटेस्ट, अभी 2-3 साल पुरानी गाड़ी है, तो दूसरे ने बोला 60,000, तीसरे ने बोला 70। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो न्यूज़पेपर का ऐड था वो केवल लोगों को अट्रैक्ट करने वाला था। ऑफर कब हो रहा है? जो बिड लगा रहा है वो कह रहा है कि मैं इस गाड़ी को 50,000 की बजाय 55,000 में खरीदने को रेडी हूं। तो वो ऑफर है, और उस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है? बाय फॉल ऑफ हैमर। ठीक है, 3 टाइम्स कि अच्छा 55,001, 55,002, 55,003 ऐसे फाइनलाइज होती है। लेकिन वो फॉल करता है हैमर। इससे पहले किसी नए आदमी ने बोला नहीं 70,000, तो जो कंपनी जो ऑक्शन कर रही है वो कौन सा एक्सेप्ट करेगी? 55 वाला है, 70 वाला? अब वो 70 पे देखा, भाई 70,000, 70,001, एक बोला 1 लाख, ठीक है ना, फिर उसने हैमर रोक दिया। तो ऑफर कहां पर हो रहा है? जो बिडर है वो दे रहे हैं। और मान लो एक ने फिर 1.5 लाख रुपए लगाए, और उसके बाद उसने बोला 1.5 लाख 1, 1.5 लाख 2, 1.5 लाख एक्सेप्ट हो गया। अब सेल होगी, लेकिन जैसे 1.5 लाख बोला 1.5 लाख 1, 1.5 लाख 2, अब जो ऑफर था, बिडर था, उसको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, बोले मैं अपनी बिड वापस लेता हूं, बिड वापस लेता हूं। ले सकता है कि नहीं? ले सकता है, क्योंकि तीसरा बार नहीं हुआ। मैंने क्या बोला? 1.5 लाख 1, 1.5 लाख 2, यानी ऑफर अभी एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। एक्सेप्ट यानी जैसे बोलता 1.5 लाख 3, अब नहीं होता कुछ। ठीक है ना? तो ये क्या था?
इट वॉज इन्विटेशन टू ऑफर, यानी ऑक्शन में जो ऐड होता है उस ऐड से लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर लोग आते हैं बिड लगाने के लिए, तो बिडर्स ऑफरर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस ऑक्शन के इस न्यूज़पेपर के ऐड को पढ़ करके अगर कोई अट्रैक्ट हुआ तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्यों चल पड़े, आपकी मर्जी थी इसलिए तो चले ना। हम तो ऑक्शन करेंगे तो उसमें आप बिड लगाओगे तो आपका ऑफर होगा और हम हैमर गिरा करके एक्सेप्ट करेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उससे पहले सारी क्या है, प्री कंडीशंस हैं, ठीक है, यानी प्री ऑफर सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इट इज नॉट एन ऑफर। क्लियर है। लेकिन इसमें ये क्या था कि जो मेरा पर्स ढूंढ के लाएगा, तो ये हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया का एक ही आदमी होगा जिसको वो पर्स मिलेगा, और तो कोई है ही नहीं। और इसमें भी क्या लिखा, जो ढूंढ के लाएगा उसको पैसे मिलेगा। तो ये ऐसे ऐड जो होते हैं ये ऑफर होते हैं। मेरा कुत्ता खो गया जिसका कलर काला है, जिसकी पूंछ पीली है, जो भी है मतलब ठीक है, तो वो क्या है, ऐसा कुत्ता जो ढूंढ के लाएगा वही एक अकेला इकलौता व्यक्ति होगा, इसलिए ये क्या है, ये ऑफर है। तो आपको फिर देखो ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला था कि जैसे ही आप पढ़ते हो कि फैमिली मैटर्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मत पढ़ना। आप देखना कि वो फैमिली मैटर्स में रिलेशनशिप किस टाइप की है। अगर वो रिलेशनशिप सिंपल हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर मदर सन वाली है तो आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जैसे लिखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, आपको बोलना पड़ता है कि इट इज़ नॉट अ फैमिली मैटर, इट इज़ अ मैटर विच इज़ कॉल्ड लीगल रिलेशन बेस्ड मैटर। यहाँ पर आपको सीधा लिखना है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही न्यूज़पेपर के ऐड के बारे में आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, ये मत लिखना कि ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर इन्विटेशन टू ऑफर ना। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जो लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे टेंडर, सुने, टेंडर्स आर इनवाइटेड। इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हिंदी न्यूज़पेपर में लिखा आता है निविदाएं, हिंदी में से जो वर्ड यूज आता है निविदाएं, तो टेंडर्स है। अब टेंडर का मतलब क्या होता है कि मान लो एक कंस्ट्रक्शन होना है, एक एरिया में कंस्ट्रक्शन होना है, सपोज इतने एरिया का कंस्ट्रक्शन होना है, कौन कराएगा, तो उसमें उन्होंने कंपनी ने क्या करा, बोले टेंडर्स इनवाइट कर लिए, बोले हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, आप अपनी अपनी कोटेशन सबमिट करो। अब एक ने कहा कि इस एरिया का कंस्ट्रक्शन में 10 लाख में कर दूंगा, दूसरे ने कहा 15 में, तीसरे ने कहा 12 में, एक ने कहा 9 में, कंपनी कौन सा एक्सेप्ट करेगी। लेकिन काम एक है और ये कितने लोग हैं, 4 लोग। अब अगर हम न्यूज़पेपर के ऐड को ऑफर मान लें तो एक्सेप्ट कितने लोग करेंगे, क्योंकि चारों ने कोटेशन सबमिट की, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, न्यूज़पेपर के ऐड को इनविटेशन टू ऑफर। और फिर ये 4 ऑफर आए, इन 4 ऑफर में इस कंपनी को ये वाला ऑफर अच्छा लगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं, आओ पेज नंबर 1.14 पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, जो 8th पॉइंट मैंने कहा था ना, अभी छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें वैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर लिया था कि इनविटेशन टू ऑफर से मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से डिफरेंट है। इसमें बस जो पॉइंट है, फर्स्ट, एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, यानी इनविटेशन टू मेक एन ऑफर या टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये सब इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। लाइन चेक करो, एक एग्जाम्पल वाला, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाई ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इस लाइन के बाद मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने तुम्हें ऑक्शन वाला पूरी कहानी बता दी, ठीक है ना, ठीक है ना, पढ़ लोगे। ऊपर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डजंट मेक एन ऑफर, रेदर इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। भाई तुमने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, मियर स्टेटमेंट, ठीक है। फिर डिस्कशन हुआ, उसमें बोले कि मेरा मन कर रहा है कि आगरा चलते हैं, ताजमहल देख के आते हैं, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब तुमने बोला
कि क्या आगरा चलोगे, टैक्सी वाले से बात हो रही है, फ्रेंड से बात नहीं हो रही है, भी ध्यान देना क्योंकि फ्रेंड से बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सोशल मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आगरा चलोगे, तो अभी भी क्या डिस्कशन है कि टू स्टार्ट अ ट्रांजैक्शन, या बिजनेस वर्ड भी यूज कर सकते हो क्योंकि टैक्सी वाले का वो बिजनेस है। तो अब क्या होगा, डिस्कशन होगा, डायलॉग्स होंगे, बोले अच्छा कितना चार्ज लोगे, क्या लोगे, कितने बजे से कितने बजे, नाइट शिफ्ट होगी तो क्या होगा, सारी चीज़ें डिस्कशन के बाद तब फाइनलाइज होगा। तो केवल डिस्कस कर देने से केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, आपके उस डिस्कशन में क्लियर कट एक साइड से ऑफर, दूसरी साइड से स्टेटमेंट हो। और हार्वे वर्सेस फैसी का फिर हमने केस पढ़ा था, जिसमें एक पर्सन के पास एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था बम्पर हॉल पेन, एक दूसरे को पसंद आया था, तो उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे और लोएस्ट प्राइस मुझे बताओ। दूसरे पार्टी ने कोई रिप्लाई यस नो वाला कुछ ना देके सिंपल बोला था कि मेरे बम्पर हॉल पेन की लोएस्ट प्राइस इतनी है। अगले दिन उसने पे करके उसको हथियार मतलब लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में भी मैटर जाने पर कोर्ट ने कहा कि इट वाज सिंपल अ डिस्कशन, यू कैन से इट वाज अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो डिस्कशंस, डायलॉग्स, वो सब इनविटेशन की कैटेगरी में आते हैं, एंड दे डू नॉट मेक द थिंग्स एज ऑफर, दे आर सिंपली इन्विटेशंस, डिस्कशंस या सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, याद रहेगा। तो वो तुम्हारा जो मैंने बोला था कि तुमने गौरव सर के पास आके बोला हम सीए बनना चाहते हैं, तो दैट वाज सिंपली अ डायलॉग एंड दैट वाज शोइंग योर इंटेंशन, नथिंग एल्स, ठीक है। मैं सीए बनना चाहता हूँ, क्या आप सीए क्या कोर्स कंप्लीट करा दोगे, नाउ यू हैड मेक अ ऑफर, ठीक है, अब याद रहेगा ना। तो मैंने आज तुम्हारे को नया कुछ ना पढ़ा करके पुराना ही रिवाइज कराया है, लेकिन जो 10th पॉइंट था वो मैंने पूरा करा दिया। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। बस लास्ट पॉइंट इसका जरूर चेक कर लो कि फॉलोइंग आर इंस्टेंसेस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर टू बाई और सेल। क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, कैसा, इनविटेशन बाई अ कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। याद आ गया कि कंपनी प्रोस्पेक्टस में अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल करके क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है कि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट में चल रही है और हमने शेयर इशू कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो हमारे फीचर्स को देख करके, आप अपने ऑफर करो, फिर हम आपको शेयर देंगे। तो जितने लोग अट्रैक्ट होंगे वो शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, देन शेयर अलॉटमेंट होगा, वो बात की चीज़ है। लेकिन कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है, जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। देन डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडो शॉपिंग, जो मैंने भी तुम्हें बताया कि रैक में सामान सजा के रखना, ठीक है। देन एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, अभी मैंने बता दिया कि ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट करना वो केवल अट्रैक्ट करने का मीडियम है। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, यानी टेंडर वाला मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना। तो हमारे टॉपिक फिनिश हुए। तो कल यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे, बट नेक्स्ट वर्किंग डे जो तुम्हारा मंडे है, मैं मंडे और एब्सेंट रहूँगा, मैं ट्यूसडे मिलूँगा, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। बाकी ग्रुप में कुछ भी मैसेज आए, हमारा ये आप डायरेक्ट वो है, बंद कर देता हूँ।